रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग ने ऑलरेडी 2-3 क्लास कर लिया ना, 2 या 3 क्लास, 3 क्लास कर लिया। आज चौथा क्लास है, एक और क्लास दूंगा, 5वां क्लास, 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर पहले आ जाओ 3, पहले इजी वाला क्वेश्चन करेंगे। आज मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डेट का झमेला हो गया भाई, थोड़ा अमेंडेड करना पड़ेगा डेट। एक काम करो, इस पहले क्वेश्चन में ना डेट को चेंज करो। जिधर पे 18 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसको 19 कर दो, 2019 कर दो, इसको 20 कर दो, 2020 कर दो, ठीक है। सबका 1-1 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 19-20 है तो 2020-21 कर दो, हाँ। फिर कर दो इसको 21-22 कर दो, इसको कर दो 22-23 ना, 22-23 कर दो। इसको 22-23 कर दो, इसको कर दो आप 23-24, लास्ट में कर दो 24-25। थोड़ा 1-1 साल बढ़ा दो इसको। एक काम करेंगे, मैं तुम लोग को ना अमेंडेड पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा सा डेट का इशू हुआ है, अमेंडेड पीडीएफ दे दूंगा, तुम लोग रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक चीज बताओ मेरे को, एक बार रेक्टिफाई कर लिया आप लोग? बस 1-1 साल बढ़ा दो सब में, ठीक है। जो 18 है उसको 19 कर दो, जो 19 उसको 20 कर दो, सब में 1-1 साल ऐड कर दो उसमें, ठीक है। ब्राउन अ सिटीजन ऑफ बहामा केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इंडिया आया है, ध्यान फोकस कीजिएगा। इंडिया कब आया है? फर्स्ट टाइम आया है। कब आया है? 10 अगस्त 2019 में आया। स्टे अप टू 5 मार्च 2022 आया है 10 अगस्त को। तो जिस दिन इंडिया आया है वो वाला भी दिन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और जिस दिन छोड़ के गया है वो वाला भी दिन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देख। तो आया है 10 अगस्त 2019। इंडिया में कब तक रहा है? 5 मार्च। तो 10 अगस्त से लेकर के 5 मार्च तक का एक डेट निकालेंगे अपने लोग, ठीक है। फिर बोल रहा है ही सब्सिक्वेंटली ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 20-21, 20-21, 21-22, अच्छा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। तो 120 दिन रहा है आपका 20-21 में, क्योंकि 110 दिन रहा है 21-22 में। 100 डेज वो रहा है 2022 से लेकर 2023 के बीच। 85 डेज रहा है वो 2023 से लेकर 2024 के बीच में। और जो करंट प्रीवियस ईयर, हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। 24-25 में कितना दिन रहा है? 62 डेज रहा है, ठीक है। डिटरमाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही अर्नड इनकम ऑफ 2.5 लाख रुपया फ्रॉम बिजनेस इन बहामा विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बोल रहा है 2,50,000 कमाया है अपने देश में, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से है? कमाया है बहामा में, लेकिन कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया में। और डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच इनकम इन इंडिया। इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट है आप पहले निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, और दूसरे पार्ट में अपने निकालेंगे टैक्सेबिलिटी, तो उसका टैक्सेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो पहले पार्ट ए कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 2 है ना, 3 है, क्वेश्चन 3। इसका पार्ट ए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटर, तुम लोग ना टैक्स में कैलकुलेशन वर्ड मत लिखना। टैक्स में ऑलवेज कौन सा वर्ड लिखते हैं? कंप्यूटेशन। हाँ, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब एक्चुअल में कैलकुलेशन ही होता है, पर कंप्यूटेशन एक बड़ा वर्ड है। मतलब कंप्यूटेशन में कैलकुलेशन के साथ साथ एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटेशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
तो कैलकुलेशन मतलब क्या, आपने कुछ दिया हम कैलकुलेट कर लिए, तो इसमें ना एक्यूरेसी का कोई झमेला नहीं है। पर अगर मैं कंप्यूटेशन की बात करता हूं तो उसमें कैलकुलेशन के साथ साथ जिम्मेदारी भी होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। ठीक है, देखो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, नाम किसका, क्या नाम था इनका, ब्राउन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्राउन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर द असेसमेंट ईयर या ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है ना, सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर ऑफ पहले लिखिएगा ईयर, ईयर, फिर लिखिएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन। तुम लोग को ना एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, पता है क्या, खुशखबरी सुनो, नहीं तुम लोग खुशखबरी देना चाहते, क्या है ना, हमारा टीम से बहुत गलती हो गया, बहुत भयंकर गलती हुआ, हम माफ़ी मांगने के लिए रेडी है, लेकिन वो माफ़ी तुम लोग को दिखेगा नहीं, पर हम मांग रहे हैं माफ़ी, एज्यूम कर ले। क्या खुशखबरी है ना, ये जो 3 चैप्टर दिख रहा है लास्ट का, वो सेम 4 में है। ये टैक्स का सिलेबस ना, टैक्स का बुक बनाते वक्त देख, हम लोग कोई नशा वशा नहीं करते हैं, फिर भी गलती हुआ है। ठीक है, ये ना 3 चैप्टर सेमेस्टर 4 का है। ये क्या हुआ ना, थोड़ा टीम से गलती हो गया, आजकल थोड़ा हम बड़ा आदमी हो गया, पहले हम बुक बनाता था, अभी हमको टीम पे ज़्यादा भरोसा है, तो थोड़ा भरोसा कम रखना। पहले ना हम खुद बुक बनाता था, अभी क्या भगवान का आशीर्वाद 2-4 तो टीम मिला है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये 3 चैप्टर तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। क्लबिंग सेमेस्टर 4 पढ़ेगा, सेट ऑफ सेमेस्टर 4 पढ़ेगा, और डिडक्शन भी सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। तो एक्चुअल में तुम्हारा जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस है, देखो एक आपका बेसिक हो गया, दूसरा हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस, एक हो गया एग्रीकल्चर इनकम, एक हो गया सैलरीज, एक हो गया इनकम फ्रॉम अदर्स, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और सच बताऊं आपको ना सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है सिर्फ 2 चैप्टर में, वो 2 चैप्टर बता रहा हूँ। हाँ, एक ये वाला चैप्टर में इनकम, नहीं 3 चैप्टर, इसमें लगेगा 4 क्लास, इसमें लगेगा 4 क्लास, और पीजीबीपी में लगेगा 4 क्लास, नहीं 4 ही क्लास। तुम्हारा पीजीबीपी दिया है, पर वो वाला पीजीबीपी नहीं दिया है जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीए इंटर के बराबर है। सीए इंटर में पीजीबी पढ़ाने मतलब 4 क्लास तो खाली प्रोविजन, नेक्स्ट 4 क्लास तो क्वेश्चन। और एक बार हम गलती किए थे, जो हम नया नया टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हम गलती से क्या कि इंटर लेवल का पढ़ा दिए, इतना बुराई हुआ मेरा बीकॉम में, कुछ ज़्यादा पकाता है, कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया। हम बोले ठीक, हम अपना औकात में रहेगा। ठीक है, तो हम वही पढ़ाएंगे जो तुम लोग का सिलेबस में। हम क्या हुआ था ना, थोड़ा सा डीप में जाके प्रोविजन पढ़ा दिया था, डिस्कस ज़्यादा कर दिया था, और फिर रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा डिस्कशन से ना सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया। तो तुम्हारा पीजीबीपी मैक्सिमम 4 क्लास का है, और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ना, वो आता है एक फर्म का क्वेश्चन आता है कि मान लो एक सीए है, उसका इनकम रिसिट का क्वेश्चन आता है, एक आता है 5 नंबर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें सेक्शन 32 और 38 का सम्स होता है, और एक सम्स आता है नॉर्मल बिजनेस का सम्स आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पीजीबीपी नहीं है, छोटा ही पीजीबीपी है। तो एक चीज देखो ना, सैलरी कितना क्लास का है, 4 क्लास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 क्लास, अब प्रोफेशन कितना है, 4 क्लास, तो 12 क्लास में यही सबसे बड़ा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस का। रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा नहीं है, पर क्या रेसिडेंशियल स्टेटस में ना कैलकुलेशन आता है, तो थोड़ा लगता है लेंदी है। ठीक है, कैपिटल गेन कितना, ओनली 2 क्लास, हाँ 2 क्लास में हो जाएगा, कैपिटल गेन 2 क्लास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना रहेगा, 2 क्लास। ऐसे तो 1 क्लास में खत्म कर देंगे, फिर भी दिखना चाहिए पढ़ाए हैं तो 2 क्लास। एग्रीकल्चर इनकम, नहीं रे बाबा, 1 क्लास, कितना क्लास, 1 क्लास। और बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह तो हो चुका है ना,
ठीक है, एक सेक्शन 10 है, तो 10 जो सेक्शन 10 है ना, उसमें कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम को मैं रिवीजन में कवर कर, मतलब एक लिस्ट है कि किस किस इनकम पे टैक्स लगता है और किस किस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। वो सेक्शन 10 उसका सब सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट है पूरा, तो वो मैं कवर कर दूंगा। इवन वो एमकॉम में भी वो टॉपिक है, तो मैं कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो टैक्स में मोटा मोटी कितना क्लास लगने वाला है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तो कितना क्लास लगने वाला है? 1 4 कितना 5, ये 4 कितना हो गया 9 13 15 और 17। 17 क्लास अगर आप करोगे तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, खत्म। जितना 17 क्लास दिया हो ना, मोर और लेस उतनी कॉस्ट लगने वाला है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में 4 क्लास, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में 2 क्लास, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एक एक क्लास पकड़ लो, एक कॉस्ट, एक हो गया बैच, एक हो जॉब, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 2 या 3 क्लास, डिपेंडिंग अपॉन तुम लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, 2 या 3 क्लास, ठीक है। एक जो चैप्टर है, जो चैप्टर 1, उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें पूरा जर्नल लेजर पूरा बैठ करके लेजर, पहले जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा, फिर लेजर बनाना पड़ेगा, तो वो अकेला ही, क्योंकि तुम लोग ऐसा जर्नल सीखेगा ना, लगेगा सर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स का जर्नल अलग है। अकाउंट्स का जर्नल में क्या लॉजिक है कि एसेट आ रहा है तो एसेट होता है डेबिट, तो डेबिट बढ़ाएंगे, पैसा जा रहा है तो बैंक कम हो रहा है तो क्रेडिट, वहाँ पे एक लॉजिक है। इधर पे कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे को ना जर्नल ये सिखाने में तुम्हारा 1 से 2 क्लास लग जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर 17-18 क्लास लगेगा टैक्स में और 17-18 क्लास लगेगा तुम्हारा कॉस्ट में, तो अगर देखा जाए 20-20 क्लास, सुनो ना, एक मैं ओवरऑल बनाता हूँ, 20-20 क्लास, 20-20 क्लास कितना होगा, 40 क्लास। तो 40 क्लास में ना तुम्हारा टैक्स और कॉस्ट अच्छे से हो जाएगा, मतलब डिटेल्ड में हो जाएगा। तो अगर हम लोग अगर जनवरी फरवरी भी देखें तो 40 दिन पकड़, छुट्टी वुट्टी ऐड करके देख लो, मेरा तबीयत को भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है ना। तो 2 मंथ में, जनवरी फरवरी में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। बचा कितना, 2 सब्जेक्ट, कौन सा, कंज्यूमर बिहेवियर और क्या है, हाँ ठीक है। 5 वीडियो, सुनो कुछ नहीं, 5 वीडियो तुमको बना के दे देंगे, अगर बोलोगे सामने बैठा के पढ़ा देंगे, क्योंकि 2 घंटा पता नहीं वो बैठेगा नहीं बैठे। 5 क्लास लगेगा किसका, इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट, और 5 क्लास लगेगा कंज्यूमर बिहेवियर, बस खत्म, तुम्हारा यही सिलेबस है। तो तुम्हारा सिलेबस पूरा बता सकता हूँ, 18-18 36 और 10 क्लास और करो, कितना हो गया 46, मतलब 50 क्लास में तुम्हारा पूरा सेमेस्टर 3 क्या है, बस 50 दिन तुम लोग मुंह दिखा देना अपना। उसके बाद रिवीजन कर, जब रिवीजन चालू करेंगे ना, तो रिवीजन भी अब रिवीजन जब चालू करेंगे ना, तो एक दिन में एक चैप्टर कवर, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के रखूंगा, दिक्कत क्या है ना, अभी सिलेबस जल्दी भी पूरा हो जाता है ना, उसका भी डिसएडवांटेज है। सिलेबस अगर जल्दी पूरा होगा उसका डिसएडवांटेज पता क्या, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो, मेरा तो हो गया हो गया, लेकिन इसलिए कुछ कुछ चैप्टर में ना कुछ कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ ही दूंगा। वो क्वेश्चन मैं कहाँ कवर करूंगा, रिवीजन में, एटलीस्ट वो एक बहाना है फिर से क्लास करने का, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, कितना नंबर पेज नंबर था, 12। अब चलो हम लोग ईयर एक बार लिखते हैं, पहले फटाफट ईयर लिखते हैं अपने लोग, 24 से 25 हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है। उसके बाद क्या करेंगे, 23-24 ना, 23-24, फिर क्या करेंगे 22-23, फटाफट लिखते हैं, फिर क्या करेंगे 21-22, ठीक है। उसके बाद 20-21, 20 और 21, कितना साल का ईयर दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में कितने साल का ईयर दिया हुआ, 20-21 तो लास्ट दिया हुआ था ना, 20-21 लास्ट, और 19-18 भी तो है, अरे 19-20 भी तो है, मतलब 2019 और 20 भी तो भी लिखना पड़ेगा ना, 2000 मतलब 19-20 में लिख दे रहा हूँ, 19-20 और 20। तो जो जो ईयर आपके क्वेश्चन मेंशन किया था मैंने, वो सेम सेम ईयर यहाँ पे लिख दिया, ये ऐसा कुछ मैंने अपने मन से नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन में जो जो ईयर दिया था। अब ये सम्स इतना अच्छा है कि आपको कैलकुलेशन नहीं दिया है, इसमें डायरेक्टली बोल दिया है कि इस ईयर में इतना दिन आप रहे हो। इसके बाद वाला जब सम्स कराऊंगा ना, तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते, 24-25 में कितना दिन रहा है बता सकते हो, 24-25 में कितना दिन रहा है, 62 डेज। देखो मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, जो सबसे लास्ट में दिया 24-25 हमारा लास्ट है ना, तो आप लास्ट से ही काउंट करना। तो
तो जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे ना, तो आप भी ऐसे पीछे पीछे आते चलिएगा। तो ये 24-25 किस दिन का है? 62। 23-24 85। 22-23 100। समझ गया ना? ओके, तो बताओ ना 24-25 में कितना दिन है? 62 डेज। हाँ लिखो 62 डे। ठीक है, उसके बाद 23-24 में 85। उसके बाद 22-23 में 100। उसके बाद 110। उसके बाद 120। 120। अब 19 का हमको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 119 का कैलकुलेट कर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट टाइम वो इंडिया कब आया है? 10 अगस्त। देखो 10 अगस्त को आया है, तो 10 अगस्त 2019 को आया है। और इंडिया में कब तक रहा है? इंडिया में कब तक रहा है? 5 मार्च। 5 मार्च 2020 तक रहा है। यही रहा है ना? ठीक है, तो एक बार ये वाला डेट काउंट करते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, अगस्त में काउंट करते हैं। तो अगस्त कितने मंथ का है? अगस्त कितने मंथ का? 31 डेज का है। 31 डेज का है। तो 10 तारीख को आ गया था, तो 1 से 9 तो नहीं था, तो 31 में से 1, 31 में से 1 से 9 कितना दिन होगा? 9 दिन। तो 31 में से 9 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 22 दिन। तो अगस्त में कितना दिन रहा है? 22 दिन। इसके लिए ना अपने एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1 लिखो ना। वर्किंग 1, कंप्यूटेशन ऑफ डेज। कंप्यूटेशन ऑफ डेज इन द ईयर ऑफ 20। ठीक है, अगस्त में, अगस्त में वो रहा है 20, यही ना? अगस्त में। अब सितंबर की, सितंबर में पूरा मंथ रहा होगा, तो सितंबर में कितना दिन रहा होगा? 30 दिन, 30 डेज। ठीक है, अभी थोड़ा सा वर्किंग बड़ा होगा, एक टाइम पे वर्किंग में इजी कर दूंगा। अभी पहला समझा, तो वर्किंग थोड़ा बड़ा होगा। चलो उसके बाद क्या होगा? अक्टूबर कितना होगा? 31 डेज। फिर बात करते हैं नवंबर, 30 डेज, 30 डेज। फिर क्या करते हैं? दिसंबर, 31 डेज। हाँ, फिर बात हैं जनवरी, कितना हो गया? 31, 31। फिर कहते हैं फेब में कितना तारीख को चला गया था? अच्छा मार्च में है। अच्छा कौन सा ईयर है? 24 ना? तो 24, नहीं नहीं 20। 20 तो लीप ईयर होगा। 20 तो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में कितना दिन होता है? लीप ईयर में 28 या 29, 29 डेज होगा, तो यहाँ पे होगा 29 डेज। अच्छा ये लीप ईयर कॉन्सेप्ट क्या है ना, वही 5 का टेबल याद है? 4, हाँ 4 का टेबल याद है ना? तो वो 4 वाला, तो 4-5-20 वाला हिसाब हो गया। तो 4 का टेबल याद रखना था। 20, 24, 28 सब लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर का मैं अभी नोट में लिखवा दूंगा, 2016, 2020, 2024। ठीक है, तुम लोग को पता है ये डेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं लिख रहा हूँ 29 फरवरी 2024। ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है ना? इस दिन मैंने अपना सेंटर का पहला पूजा किया था, क्योंकि 1 मार्च को मैंने पहला क्लास लिया था। अब हम सोचते हैं बहुत खतरनाक दिन चूज कर लिया हमने। मतलब मैंने सेंटर परचेज किया, हाँ नहीं नहीं, सेंटर परचेज किया 26 तारीख को। ये जो रूम देख रहा है ना, ये रूम लिया 26 तारीख को। 2 दिन में, 2 दिन ऐड कर दो, कितना हो गया? 28 दिन। 2 दिन में ये जो तामझाम दिख रहा है ना, ये सब 2 दिन में खरीद लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद पंडित जी को बुलाया 29 तारीख को, और 1 तारीख को पहला क्लास लॉन्च कर दिया। विदिन 4 डेज मैंने सेंटर चालू कर दिया। 4 दिन के अंदर मैंने सेंटर खड़ा कर दिया। तो वही बोल रहा हूँ, ये वाला दिन मेरे लिए याद रहता। पहले मैं लीप ईयर में कंफ्यूज हो जाता, अब 2024 दिमाग में बैठ गया है। अब लीप ईयर कभी नहीं बोलूंगा। एक बार कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार ऐड करो। अच्छा मार्च में कितना दिन था? मार्च में जिस दिन छोड़ के गया वो भी दिन काउंट करेंगे। तो वो 5 तारीख को था, तो 5 तारीख वाला भी काउंट होगा। जिस दिन आप इंडिया में आए हो वो वाला भी दिन काउंट करेंगे, और जब आप इंडिया छोड़ के जाओगे तो वो वाला भी दिन काउंट करेंगे। तो 5 मार्च को गया है, तो 5 दिन तो रहा है मार्च में, तो 5 डेज मार्च में। कैलकुलेट करो ना, 200, आप लिख लो। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट? लाइव स्टूडेंट कोई डाउट?
हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस, आप किसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे? किसका? ऑलवेज रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं अपने करेंट प्रीवियस ईयर का। इसका चेक करते हैं करंट। तो करंट प्रीवियस ईयर मेरा क्या है? 24-25। तो एक काम करता हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये हमारा है करेंट प्रीवियस ईयर। और इसी ईयर का हम लोग क्या चेक करेंगे? रेसिडेंशियल चेक। रेसिडेंस तुम लोग मत लिखना, बस तुमको समझाने के लिए मैं लिख, इसी ईयर का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे 2024-25 का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2025 में कितना दिन रहा है? 2024-25 में कितना दिन रहा है? 62 डेज रहा है। तो हमारा सेक्शन 6 याद है ना? सेक्शन 6 क्या बोलता है कि या तो आप प्रीवियस ईयर या तो करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन 182 डेज रहो या उससे ज्यादा। तो क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि जो आपका करंट प्रीवियस ईयर में बोलता है 182 डेज से ज्यादा रहो या उसके बराबर रहो, ग्रेटर देन इक्वल का बात होता है। एटलीस्ट आपको करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना पड़ेगा। क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ? जब कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या चेक करते हैं? कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बोलता है? जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है, जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है, उसमें एटलीस्ट आपको 60 डेज रहना पड़ेगा। एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके 365 डेज रहना ही पड़ेगा। और ये 365 क्या है? मिनिमम है, आप उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। जो आपका कंडीशन 2 बोलता है कि करंट प्रीवियस ईयर में 62। अब आप बताइए, हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। 24-25 में क्या हम 60 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? एटलीस्ट 60 डेज बोला है, तो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 60 डेज रहना पड़ेगा। पर वो करंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन है? करंट प्रीवियस ईयर में वो 62 डेज है, मतलब मोर देन 60 डेज रहा है। तो उसने बेसिक कंडीशन 2 का सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई किया, क्योंकि बेसिक कंडीशन 2 में क्या बोलता है कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज, फिर एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, याद है ना? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कहाँ से चालू होगा? यहीं से। अरे ब्रो, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कहाँ से चालू करेंगे? करंट प्रीवियस ईयर से ठीक 4 साल पीछे। तो ये मेरा करंट प्रीवियस ईयर है, तो इसको छोड़ो। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, 1 2 3 4। तो अब आप एक काम करो, यही 4 है ना, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। कितना दिन आ रहा है? 415। तो कंडीशन क्या बोलता था कि करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 365 डेज। देखना, इसने कंडीशन 2 को पूरा सेटिस्फाई किया। करंट प्रीवियस ईयर में रहा है 62 डेज विच इज मोर देन 60, एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में वो रहा है 415 विच इज मोर देन 365 डेज। तो क्या बेसिक कंडीशन 2 उसने पूरा सेटिस्फाई किया ना? तब आंसर कंक्लूजन लिखो, यहाँ पे लिखो, मिस्टर ब्राउन satisfied, Mr. Brown satisfied basic condition mentioned, basic condition mentioned in section 6. Mr. Brown satisfied basic condition mentioned in section 6, ठीक है ना, of Indian section 6 of, किसका section 6? of the income tax एक्ट 1961। ठीक है, मिस्टर ब्राउन, यहाँ पे हैज लिखना, मिस्टर ब्राउन हैज लिख देना। मिस्टर ब्राउन हैज सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ द इन। सबसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना याद नहीं रहेगा लोगों को, उतना याद। बस देखो दिक्कत क्या है ना, मैं सेक्शन पूरा लिखवा दूँ, सब सेक्शन में लिखवा दूँ, लेकिन गलती से ना 1 की जगह तुमने 2 लिख दिया, तो वो क्या रहेगा ना कि आंसर सही भी रहेगा ना, फिर भी काट के 0 कर देगा। इसलिए तो लिख देना इन द प्रेस्क्राइब सेक्शन। अगर सेक्शन भूल गया तो क्या लिख देना? इन द प्रेस्क्राइब सेक्शन। मतलब तुम एग्जामिनर को बोल रहा है
ढूंढो कौन सेक्शन में लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बच गया तुम लोग। तो अगर तुमको प्रेस्क्राइब्ड, अगर लेट से तुमको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मिस्टर ब्राउन है सटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, है ना, एज पर द प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ना। अभी भी नहीं याद, छोड़ दो, यही छोड़ दो, ज्यादा ड्रामा नहीं है, यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सेफ हो। ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने गए, अब पता चला ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में लिखा गया, तुम गलती सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 कर दिया, तो ये लाइन काट के क्या कर देगा, 0। इसलिए हमेशा बहुत संभल के लिखते हैं। तो सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हेंस he is resident, hence he is residence of the during the प्रीवियस ईयर 24, ये रेजिडेंशियल कब तक रहेंगे, 24-25 में रहेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करना। देखो, जो बंदा रेसिडेंट होता है, ये ब्राउन का शकल बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये बंदा क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। तो जब ये रेसिडेंट हो गया, तो इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या लगा है, क्या लगा है कि भैया तुम ROR हो या RNOR हो। ये बेचारा रोना स्टार्ट कर दे, बोला ये भी बात था क्या, एक तो रेसिडेंट बनने में इतना खतरा। अब जैसे ही रेसिडेंट बन गए, तो अब ये चेक किया जाएगा कि ROR हो या RNOR हो। तो अगर मुझे ROR चेक करना है, तो मुझे एडिशनल कुछ पॉइंट्स है, और वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, याद है ना, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में कुछ एडिशनल कंडीशन बोला गया। वो एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है, तो क्या बनेगा, ROR, अदरवाइज को क्या बोलेंगे, RNOR। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, मिस्टर ब्राउन का रेसिडेंशियल स्टेटस तो चेक कर लिए, अब हम लोग चेक करेंगे ये ROR है या RNOR है। समझ गए ना। कंडीशन याद है किसी को, बता भाई, तू ही बता। हाँ, हाँ, एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेसिडेंट आपको होना पड़ेगा, 10 प्रीवियस ईयर में, और आपको लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। 730, यही था ना, 730 डेज या उससे ज़्यादा। तो लिखो, पैराग्राफ चेंज लिखो, टू डिटरमाइन whether Brown, Mr. Brown is ROR or RNOR, है ना, then he needs to ऐसे लिख देना, RONOR काट देना तुम लोग, टू डिटरमाइन वेदर ब्राउन इज ROR और नॉट, हाँ, और नॉट कर देना, इसको कट कर देना, तो इसको कट करो तो लिखो नॉट, लिखो और नॉट, देन ही नीड टू सेटिस्फाई, ये R1 काट देना, टू डिटरमाइन वेदर ब्राउन इज ROR और नॉट, देन ही नीड टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन ना, देन ही नीड टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। लेकिन अगर तुमको सेक्शन 6 याद है, तो बस ये लिख देना, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो कितना साल, कितना करना पड़ेगा, 10 ईयर। तो एक काम करते हैं, अपने लोग 10 साल फटाफट बनाते हैं। अब ये 10 साल आपको फटाफट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बनाना पड़ेगा 10 प्रीवियस ईयर। यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो 10 प्रीवियस ईयर, यहाँ लिखो 10
10 प्रीवियस ईयर, याद है ना, 10 प्रीवियस ईयर। अब 10 प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 23-24 से, क्योंकि 24-25 तो आपका क्या है, करंट प्रीवियस ईयर। तो करंट प्रीवियस ईयर से ठीक 10 साल पीछे, तो करंट प्रीवियस ईयर है 24-25, तो 24-25 को छोड़ दो, 23-24 से 10 साल चालू करो। 23-24, फिर क्या आएगा 22-23, फिर आएगा 21-22, फिर आ जाएगा 20-21, फिर आ जाएगा 19 ना, 19-20, 18-9, 17-18, कितना साल हुआ? 7 हुआ ना, 16 8 हो गया, फिर 15-16 9 हो गया, फिर हो जाएगा 14-15, ठीक है ना। तो आपने 10 साल यहाँ पे डाल दिया। 23-24 में कितना दिन था बता सकते हैं? यहाँ पे एक हेडिंग डालना, ईयर डाल देना, यहाँ पे लिखना डेज, ईयर और डेज, ठीक। बताओ ना कितना साल रहा है 23-24 में? 23-24 बाबू, तो 80, अब यहाँ से काउंट करो ना, 85 100 लिखो यहाँ पे, 85 100 110 21-20 में बोलो ना, 120 120, और 19-20 में 209। क्या 18-19 में आया है? वो फर्स्ट टाइम कब आया था? 19-20 में आया था, तो इसका कोई डेटा अवेलेबल? तुम्हारे एग्जाम में सबसे हार्ड सम्स यही है, तुम्हारे एग्जाम में सबसे हार्ड सम्स यही बन, इससे इससे हार्ड सम्स बनेगा ही नहीं। हाँ यही हार्ड है, इससे ज़्यादा हार्ड बनता ही नहीं है, और क्या है। लेकिन अब हार्ड अभी तुमको फील नहीं, अच्छा तुमको फील नहीं हुआ हार्ड ना, अब थोड़ा सा हार्ड फील होगा नहीं नहीं अभी फील होगा। चलो अब यहाँ पे आपको लिख रहा है, एक और हेडिंग लिखो यहाँ पे, रेसिडेंट। चलो प्रोविजन याद है प्रोविजन याद है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट आपको 2 बार क्या बनना पड़ेगा? रेसिडेंट। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ये भाई साहब 23-24 में रेसिडेंट थे या नहीं। तो 23-24 में रेसिडेंट थे या नहीं चेक करने के लिए, तो जब भी जिस ईयर का रेसिडेंशियल चेक करोगे ना, उसको एज्यूम कर लेना वो करेंट ईयर है। तो अब आपको हर एक साल ये चेक करना पड़ेगा ये भाई साहब रेसिडेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इस साल तो होंगे नहीं, लेकिन जिस जिस साल वो इंडिया में रहा है उस ईयर में वो रेसिडेंट था या नहीं, अब ये चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको ना जो जो ईयर मैं बोलूंगा उस ईयर को मान लेना करेंट, और उसके पिछला वाला क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ये हमारा हो गया करंट प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। चलिए 23-24 में वो कितना दिन रहा है? 85 डेज। तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया। अब चेक करेंगे बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन 2 बोलता है कि आपको करंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना है? 60। लेकिन ये भाई साहब कितना दिन है? 85 डेज। एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में आपको 365 डेज रहना है। तो इसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 2 3 और 4, ऐड करो ना कितना दिन है लास्ट 4 प्रीवियस कितना? लाइव स्पेंड कितना दिन है लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में? 539, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर देन 365 डेज। तो बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता था कि करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट आपको 60 डेज रहना है, एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 365 डेज रहना है। देखिएगा ये करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा है, और लास्ट 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा है। तो क्या बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई किया ना? तो इसको 23-24 में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। ये 23-24 में है रेसिडेंट। अब हम लोग चेक करेंगे कब? 22-23 में। हम लोग 22-23 में चेक करेंगे कब ये 22-23 में रेसिडेंट है या नहीं है। तो 22-23 में कितना दिन रहा है? 100 दिन। तो बेसिक कंडीशन 1 तो चेक नहीं होगा, क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन 2। तो बेसिक कंडीशन 2 में पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई किया कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस ईयर को निकालोगे ना उसको मान लेना करंट ईयर। तो
पहले हम लोग 23-24 को माने थे, तो हमारा ये करंट ईयर था। अब हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, 22-23। अब इसको करंट ईयर एज्यूम कर लेंगे। तो अब इसको मान लो ये करंट ईयर है, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन 2 का क्या होता है कि 60 दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। तो क्या 60 दिन है भाई, 100 है, विच इज मोर देन 60 डेज, ठीक है। एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। इसका लास्ट 4 प्रीवियस क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको ऐड करो, कितना है 439 डेज। कितना है 439 डेज। ये क्या बन गया, रेसिडेंस। तो एटलीस्ट मेरे को कितना बार चेक करना था, बोलो ना। 2 बार, 2 बार तो बन ही गया ना। क्या करो, एग्जाम में छोड़ दोगे, नहीं पूरा लिखना। चेक तो करना पड़ेगा कितना बार रेसिडेंट है या नहीं है। अभी छोड़ के मत आना है, हाँ आगे भी करना पड़ेगा। अब इसको मान लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर, वही बात है, बेसिक कंडीशन वन सेटिस्फाई नहीं किया, क्या करेंगे, 2 में बोलता है 60 दिन है भाई, 110 दिन है ना। अब चेक करेंगे लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, 1, 2, 3 और 4। ये दोनों मिलाकर क्या 365 डेज है, नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। क्या उसके बाद भी होगा, तो नॉन रेजिडेंट को ब्रेक लिखना एनआर। अब सब्ज में क्या लिख देंगे, लाइव स्टूडेंट। आपको ये वर्किंग समझ में आया, 10 प्रीवियस ईयर वाला। लाइव स्टूडेंट आपको ये वर्किंग समझ में आया, 10 प्रीवियस ईयर वाला। कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। लोग ना डाउट कोशिश करो क्लास के अंदर ही पूछने का, ऐसा नहीं कि तुम लोग डाउट रात को 2 बजे पूछोगे मैसेज करके, बताइए ना रेजिडेंट है या नहीं। कैसे बताएंगे, सो रहेंगे उस वक्त। अभी पूछो, अभी कोई डाउट है। बस तुमको बस एक बात याद रखना, जिस ईयर को निकालोगे एज्यूम कर लेना ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर। फिर वही जो सिखाएं प्रोविजन, वो प्रोविजन हो जाए। तो अब एक चीज बताओ, चलो स्टेटमेंट बताओ, कंक्लूजन बताओ यहाँ पे। अब ये ROR है या RNR है। एडिशनल कंडीशन 2 क्या बोलता था, एडिशनल कंडीशन 2 बोलता था कि पहला चेक करो कि लास्ट 10 साल में एटलीस्ट 2 बार क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। तो देखो ना, लास्ट 10 ईयर में वो 2 बार रेसिडेंट बन चुका है ना। एंड 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज होना चाहिए। तो 7 प्रीवियस ईयर चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐड करो ना, 730 दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 730। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, याद है ना, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन रहना पड़ेगा। क्या 730 दिन आ रहा है, कितना दिन आ रहा है, 624। तो एडिशनल कंडीशन 2 का पॉइंट ए तो सेटिस्फाई किया, पर पॉइंट 2 सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि पॉइंट 1 क्या बोलता है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट, वो तो सेटिस्फाई कर दिया। पॉइंट 2 क्या बोलता था, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज या उससे ज्यादा। ये भाई साहब 624 दिन ही रहे, इनको क्या माना जाएगा, RNOR माना जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, मिस्टर ब्राउन, लिखो कंक्लूजन। हाँ चेक करो, लिखो मिस्टर ब्राउन, ट्वीट कर लो भाई, मिस्टर ब्राउन has not been satisfied additional condition of section 6 subsection 6, hence he will be or
RNOR, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ठीक है ना? ये तुम्हारा मेन आंसर हो गया। ये तो चेक करना था, ये तुम्हारा मेन आंसर हो गया। अच्छा, इसका पॉइंट बी क्या था, याद है ना? पॉइंट ए तो निकाले, पॉइंट बी क्या था? टैक्सेबिलिटी। देखो ना, कंप्यूटेशन बता देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए वाई 25-26। ए वाई 25-26, ठीक है। बताओ, ये जो कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा कमाया है? 2,50,000। पर्टिकुलर यहाँ लिखो, अमाउंट इनकम लिखो यहाँ पे, इनकम अर्नड बट कंट्रोल्ड फ्रॉम, कितना पैसा कमाया है? 2,50,000। क्वेश्चन पता है क्या बोलता है यहाँ पे? डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच इनकम। क्या इंडिया में टैक्स्ड होगा या नहीं होगा? इंडिया में तुम बताओ, क्या टैक्स होगा या नहीं होगा? लाइव स्टूडेंट, होगा ना? RNOR, अगर कोई भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल करता है तब भी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, है ना? सच इनकम। अच्छा, आपको पता हमारे इंडिया में ना, हमारे इंडिया में एग्जम्पशन मिल जाएगा ऑब्वियसली। 2,50,000 पे इनकम पे टैक्स तो लगेगा नहीं, पर ये इनकम टैक्सेबल इनकम ट्रीट किया जाएगा। देखो, दो चीज होता है, एक होता है इनकम है, गवर्नमेंट बोल रही है ये बहुत कम इनकम है, टैक्स मत दो। एक ऐसा इनकम जो बहुत लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट बोल रही है हाँ हाँ टैक्स बनता है, पर इतनी लिमिटेड इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे। अभी पता है तुमको, खुशी की बात यह होगी ना कि 12 लाख रुपया तक इंडिया में अब टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इंडिया में 12 लाख रुपया कमाते हो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, तो आपको टैक्स नहीं देना। ये कितना कमाया भाई? 2,50,000। तो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ रहा है। इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होगा 0 होगा, पर ये इनकम क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्सेबल है पर लायबिलिटी क्या होगी? 0। दो वर्ड है, एक है टैक्सेबल इनकम और एक होता है टैक्स लायबिलिटी। तुमको अगर याद रखना है, तुम ऐसे याद रखना, तितली। तितली क्या ऐड करना? तितली। ये इसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। लिख लो ना। और ये क्या हो गया? ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। ये दोनों वर्ड सेम है या अलग अलग है? ये दोनों वर्ड अलग है। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है ना? और अब जैसे सुनो ना, मैं कमाया मान लो 20 लाख रुपया, वो मेरी टैक्सेबल इनकम है, लेकिन मैं उस पर टैक्स कितना पे करूंगा वो डिपेंड करेगा मेरा कंप्यूटेशन। आप जब धीरे धीरे टैक्स पढ़ोगे ना तो बहुत एग्जम्पशन मिलता है। जैसे आप घर खरीदोगे ना तो एग्जम्पशन मिलेगा, माँ बाप के अकाउंट पैसा ट्रांसफर करोगे एग्जम्पशन मिलेगा, है ना? आप अगर लेट से कोई चैरिटी वेरिटी करते हो या कुछ डोनेशन वोशन करते हो, वहाँ पे भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, समझे? तो कुछ कुछ पैसे में क्या मिलता है? एग्जम्पशन मिलता है। सैलरी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हारा भर भर के एग्जम्पशन है, ठीक है? तो हर चैप्टर में तुमको कुछ ना कुछ एग्जम्पशन मिलेगा। अगर मैंने LIC करवाया तो 1.5 लाख रुपया तक का एग्जम्पशन है, मतलब गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपया तक का टैक्स नहीं लगी। मान लो मेरे ऊपर गवर्नमेंट बोल रही है कि तुमने कमाया 20 लाख रुपया, चलो 4 लाख का टैक्स दो, तो हम बोलेंगे रुको रुको, मेरा LIC के कराया हुआ है, तो एज पर सेक्शन 80C बोलते हैं उसको, डिडक्शन अंडर 80C। तो डिडक्शन अंडर 80C में मैं 1.5 लाख रुपया का एग्जाम्पशन ले लिया,
तो गवर्नमेंट कितना का टैक्स मांग रही थी? 4 लाख रुपया का। 4 लाख में से मैंने 1.5 लाख का एग्जम्पशन ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली का क्या करवाया? LIC करवाया। फिर गवर्नमेंट बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, और 2 टैक्स। हम लोग रुको रुको रुको, PF में पैसा जा रहा था तो LIC में आ गया। चलो मैंने मेडिकल प्रीमियम करवाया, अरे मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैंने बोला मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया, अपना करवाया है, अपने माँ बाप करवाया, अपने वाइफ करवाया है, तो अब मैं 80D में डिडक्शन ले लूँगा, 25,000 रुपये का वहाँ ले लूँगा। तो ऐसे कर करके लोग ना टैक्स कम कर देते हैं। तो लायबिलिटी जरूरी नहीं है कि मैं 20 लाख कमा रहा हूँ तो उस पूरे 20 लाख पे टैक्स लगेगा, नहीं। उस 20 लाख में से कुछ रुपए पे टैक्स लगेगा और कुछ रुपए पे टैक्स नहीं। तो टैक्स लायबिलिटी मतलब जो टैक्स आप दे रहे हो। मान लो कमाया 20 लाख, मैंने टैक्स भरा 2 लाख रुपया, तो मेरी लायबिलिटी है 2 लाख रुपया। लेकिन जो पूरी की पूरी इनकम है वो है टैक्सेबल इनकम। तो अगर कोई इंसान 20 लाख रुपया कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, तो इसको अपने बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। इसमें से वो 2 लाख का टैक्स दिया, ये हो गया टैक्स। तो जो पूरी पैसा कमाते हो दैट इज टैक्सेबल इनकम, जो टैक्स दे रहे हो टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हुआ चीज? ओके। अब एक काम कर दो, यहां पे उन्होंने कितना कमाया? यहां पे कितना कमाया? 2,50,000। क्या ये इनकम टैक्स है? लिखना सच इनकम, लिखना सच इनकम, सच इनकम will be taxable in India. Such income will be taxable in India because business controlled such income will be taxable in India because business controlled from it. ठीक है। क्वेश्चन 2 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, करके आना। तो क्वेश्चन 2, हाँ क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 करवाया ना, ये सबसे टफ क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। हेलो, पूरे चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 2 तुम होमवर्क करके आओगे। क्वेश्चन 2 में बस वही 1-1 साल बढ़ा देना। अरे 1-1 साल, ये 17 दिया हुआ है ना, अरे ये 17 दिया, इसको क्या कर देना? 18 कर देना। 20 को क्या कर देना? 21 कर देना। इसको 22 कर देना। इसको 23 कर देना। इसको 25 कर देना। इसको 23 कर देना। अच्छा बता, चैप्टर क्वेश्चन 2 तुम्हारा क्या रहेगा? HW। क्वेश्चन 2 तुम्हारा HW। सब में से 1-1 साल बढ़ा देना। जो 20 रहेगा उसको 21 कर देना, जो 21 रहेगा उसको 22 कर देना। ठीक है, लिखो। तुमको पता, अगर क्वेश्चन 3 तुमको समझ में आ गया, अब इससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही सबसे टफ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 2 देखना, इससे इजी है। क्वेश्चन 2 इससे इजी है, लेकिन घर पे ना क्वेश्चन 2 बनाने से पहले पहली बार क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस कर लेना, फिर जाके क्वेश्चन 2 पे हाथ लगाना। ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन 2 मैंने 1-1 साल बढ़ा देना तुम लोग। अब मैं अमेंडेड PDF दे दूंगा, ठीक है।